सुप्रभात। आज हम लोगों को पढ़ना है समास। समास को पहले पढ़ा दिया गया है, लेकिन इसका हम लोग करेंगे पुनरावृत्ति। फिर से दोहरा लेते हैं समास एवं समास के भेद, इसको पुनः हम लोग दोहराएंगे। तो समास किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनेगा उसे कहते हैं समास। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं महान धन आत्मा। महान धन आत्मा। ध्यान दीजिए, ये महान एक शब्द, आत्मा दूसरा शब्द, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा महात्मा। महान धन आत्मा बराबर हो जाएगा महात्मा। फिर गंगा धन जल बराबर हो जाएगा गंगा जल। महान धन आत्मा महात्मा, गंगा धन जल बराबर गंगा जल। ये दो शब्दों को हमने जोड़ दिया जो सार्थक शब्द हैं, और दोनों को मिलकर एक नया शब्द मिला जिसको हम कहेंगे समास। तो समास में क्या होता है कि पहला जो पद होता है इसको कहते हैं पूर्व पद। इसमें जैसे अब देख रहे हैं महान, तो महान को कहेंगे पूर्व पद। पूर्व पद। और ये आत्मा ये होता है उत्तर पद। दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। दोनों को जोड़ने के बाद जो पद बनता है, शब्द बनता है, इसको हम कहते हैं समस्त पद। समस्त पद। पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद। और इस समासिक शब्द का जब विग्रह कर देते हैं, विग्रह करेंगे इसका महात्मा का, महान है जिसकी आत्मा, महान आत्मा, तो वो कहलाएगा समास विग्रह। उसको हम कहेंगे समास विग्रह। जब समस्त पद का हम वर्णन करते हैं तो उसको कहते हैं समास विग्रह। अब पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, इसको आप समझ गए। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये जिक्र करना चाहूंगा कि संधि में भी तो शब्दों को जोड़ते हैं और समास में भी शब्दों को जोड़ते हैं।
तो संधि और समास में अंतर क्या है, इसको जान लीजिए अच्छी तरह से। संधि और समास में अंतर, कुछ अंतर है संधि में और समास में, जिसको हम जानते हैं। संधि और समास में अंतर। पहला अंतर, संधि में वर्णों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। सबसे बड़ी खास अंतर यह है संधि और समास में कि संधि में हम वर्णों का मेल करते हैं, वर्णों को जोड़ते हैं, अक्षरों को जोड़ते हैं, और समास में शब्दों को जोड़ते हैं। तो इससे पहला अंतर बना कि संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। इसके बाद समास में समस्त पद बनते हैं। जब समास में समस्त पद बनते हैं तो उसमें परसर्ग का लोप हो जाता है। परसर्ग मतलब कि कारक चिन्ह, कारक का जो चिन्ह होता है उस चिन्ह का लोप हो जाता है, अर्थात वो छिप जाता है। और संधि में वर्णों का लोप होता है या कुछ परिवर्तन हो जाता है। संधि में वर्णों का लोप होता है, जबकि समास में कारक चिन्हों का, जिसे परसर्ग कहते हैं, उसका लोप हो जाता है। और संधि का विच्छेद किया जाता है। संधि का हम विच्छेद करते हैं और समास का विग्रह करते हैं। संधि का विच्छेद होता है, देखिए विच्छेद, संधि का विच्छेद किया जाता है, जबकि समास का विग्रह किया जाता है। इस तरह से ये संधि और समास का अंतर है। मुख्य अंतर यही है कि संधि में वर्णों का मेल किया जाता है, जबकि समास में शब्दों का मेल किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि समास के भेद, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को बताया गया है कि समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 का नाम क्या क्या है, उसको जानने के लिए एक शब्द को बस याद कर लेना होगा। एक शब्द जब याद कर लेंगे तो समास के 6 भेद आपको हमेशा याद रहेंगे। वो शब्द है अत कद दब। अत कद दब लिखे तो मैं देखिए, अत कद दब। इस शब्द को अगर आप याद कर लेते हैं, 4-5 बार कहीं लिख लीजिए, वो दिमाग में बैठ जाएगा। अत कद दब, तो आपके समास को समझिए कि 6 भेद याद हो गए। अब देखिए, अ से होता है अव्ययीभाव समास, तो से होता है तत्पुरुष समास, क से हो जाएगा कर्मधारय समास, द से हो जाएगा द्विगु समास, इस द से हो जाएगा द्वंद्व समास, और इस ब से हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इस तरह से समास के भेद याद करने में आपको आसानी हो गया। अ अव्ययीभाव समास, त तत्पुरुष समास, क कर्मधारय समास, द द्विगु समास, फिर एक और होता है द्वंद्व समास, ब बहुव्रीहि समास। यही तो 6 भेद होते हैं। उन 6 भेद को जब भूल जाते हैं तो केवल इस शब्द को याद कर लीजिए। मेरा दिया हुआ ये शब्द आप याद कीजिए, समास के भेद कभी नहीं भूलेंगे। अत कद दब। अब आइए देखते हैं कि समास के 6 भेद अलग अलग किस तरह से अपनी पहचान बनाते हैं। उनको पहचानना है, उनको जानना है। लिख देता हूं यहां समास। समास के 6 भेद। तो पहला है अव्ययी भाव समास।
अव्ययी भाव समास। इसके बारे में जानना है। अव्ययी भाव समास में पहला पद पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है और दूसरा जो इसका जो समस्त पद बनता है वो भी प्रधान होता है, वो भी मुख्य होता है और क्रिया विशेषण का कार्य करता है। वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए इतना आप जान जाइए कि जो समस्त पद होगा उससे पहले अधिकांशतः उपसर्ग जुड़े होते हैं, अधिकांशतः उपसर्ग जुड़े होते हैं और वो अव्यय होते हैं। तो जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान और अव्यय हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करे उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, यथा, यथा शक्ति। इसमें देखिए यथा जो है उपसर्ग है और ये अव्यय का काम करता है और यथाशक्ति जो है पूरा जो समस्त पद है ये भी अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय ही होता है। तो जो क्रिया विशेषण का काम करेगा उसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। एक और उदाहरण देते हैं आमरण, मरण तक, मृत्यु तक। मरण एक शब्द है, उसके आगे आमरण आ जुटा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, इससे भी हम पहचान सकते हैं और हम बता सकते हैं कि अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव को पहचानने के लिए हम देखते हैं कि उसमें अधिकांशतः शब्दों में उपसर्ग जुड़ा होता है और उसका जो पहला पद होता है वो जो है अव्यय होता है और जो समस्त पद होता है वो क्रिया विशेषण होता है। इस तरह की दशा में जब हम किसी भी समस्त पद को पाते हैं तो कहते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का क्या पहचान है? जिस समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण, इसका पहला पद संज्ञा होगा या विशेषण होगा। जिस समस्त पद में पहला पद संज्ञा या विशेषण तथा उत्तर पद अर्थात दूसरा पद संज्ञा और प्रधान होता है, दूसरा भी संज्ञा होगा लेकिन वो मुख्य होगा, वहां तत्पुरुष समास होता है। वहां क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब इसको इस तरह विग्रह से इसको आसानी से समझ लेते हैं। अगर तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे तो उस विग्रह में, उसके विग्रह करने में, समास का विग्रह करने में विभक्ति के चिन्ह आपको दिखने लगेंगे, जो कारक चिन्ह होते हैं वो दिखने लगेंगे। और तत्पुरुष समास का जब हम समस्त पद बनाते हैं तो विग्रह का लोप हो जाता है, अर्थात वो विग्रह चिन्ह जो है नहीं दिखता है। जैसे उदाहरण देते हैं मृत्युंजय, तत्पुरुष समास का उदाहरण है मृत्युंजय। इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करेंगे मृत्युंजय का तो ये होगा मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। यहां विग्रह है मृत्यु को जीतने वाला। ध्यान देंगे। अब इसमें देखिए प्रसंग चिन्ह को सामने आ गया। कारक चिन्ह अगर आपको याद है तो कर्म का चिन्ह होता है को, इसलिए ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। मृत्युंजय होगा कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष तो है ही लेकिन कर्म है, कर्म तत्पुरुष। को आ गया कर्म तत्पुरुष। रेखांकित, रेखा से अंकित, विग्रह करेंगे रेखांकित का तो हो जाएगा रेखा से अंकित। तो से चिन्ह किसका ये पता करेंगे,
कर्म को करण से, तो हो जाएगा करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तो कारक चिन्ह याद होना चाहिए। और तत्पुरुष के 6 पद होते हैं। जो समास है 6 भेद, तो समास में तत्पुरुष ही ऐसा समास है जिसके अलग से 6 भेद हैं और बाकी किसी समास के भेद नहीं है। तो पहले तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष के 6 भेद। पहला है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, जिसका हमने एक उदाहरण आपको बताया था कर्म का। इसका परसर्ग चिन्ह जो है कर्म का को है, इसका चिन्ह क्या है? को है। इसका परसर्ग चिन्ह को होता है। तो जिस समस्त पद का हम ये विग्रह करेंगे और विग्रह में अगर हमको को शब्द मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो कर्म तत्पुरुष है। अब जैसे ग्रामगत, इसका विग्रह करेंगे ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत ग्राम को गया हुआ, इसमें को आ रहा है विग्रह करने पर, तो हो जाएगा ये कर्म तत्पुरुष। फिर अगला उदाहरण हम ले सकते हैं मृत्युंजय, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, इसमें भी को आ गया, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला कर्म तत्पुरुष। इसके बाद कर्म तत्पुरुष के बाद आता है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। करण का चिन्ह पता है? करण का चिन्ह से, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका चिन्ह से है। तो समस्त पद का विग्रह करेंगे और उसमें अगर से आ जाएगा तो समझ लेंगे कि करण तत्पुरुष है। जैसे रेखांकित, इसका विग्रह करेंगे तो रेखांकित होगा, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, तो से आ गया, इसलिए हो जाएगा करण तत्पुरुष। और उदाहरण इसका हम ले सकते हैं भूख मरा, भूख से मरा हुआ, भूख मरा मतलब भूख से मरा हुआ, करण तत्पुरुष। भूख मरा, भूख से मरा हुआ, यह करण तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे फिर संप्रदान तत्पुरुष होता है। अगला संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। जिस समस्त पद का विग्रह करेंगे और उसमें के लिए आ जाएगा, जिस समस्त पद का हम विग्रह करते हैं और उसमें आता है के लिए, विभक्ति में के लिए आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये संप्रदान का उदाहरण है। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। एक उदाहरण देखते हैं इसका संप्रदान तत्पुरुष का। राखर्ष,
इसका विग्रह कीजिए। राह खर्च, राह के लिए खर्च, विग्रह करेंगे तो निकल के आएगा राह के लिए खर्च। तो जब उसमें के लिए आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये संप्रदान का उदाहरण है, संप्रदान का पुरुष रूप, राह के लिए खर्च। इसके बाद संप्रदान के बाद फिर अगला आता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान का चिन्ह याद करेंगे, कारक चिन्ह याद करेंगे। क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान का से होता है। अब यहां एक चीज ध्यान देने की बात है कि करण का भी से होता है, अपादान का भी से होता है। करण का भी चिन्ह से, अपादान का भी चिन्ह से, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो जहां करण होगा वहां लगाव रहेगा। करण में क्या रहेगा? लगाव, अर्थात संबंध बना रहेगा। और अपादान में हो जाएगा अलगाव, इसमें दूरी बनती है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से दूरी बनेगी, तो जब दूरी बनेगी, अलगाव होगा, तो वहां हम कर देंगे अपादान तत्पुरुष, और जब लगाव होगा तो वहां हम कर देंगे करण तत्पुरुष। यह कारक पढ़ाया गया है, उसमें आप समझे होंगे। वैसे मैं बता दे रहा हूं आपको एक उदाहरण देकर के कि रेखा कलम से पत्र लिखती है, रेखा कलम से पत्र लिखती है। तो यहां ध्यान दीजिए, से आ गया बीच में, विभक्ति चिन्ह से आ गया। अब हमको ये देखना है कि से करण का है या अपादान का है। तो रेखा कलम से पत्र लिखती है, तो रेखा के हाथ से कलम का लगाव बना हुआ है, कलम को पकड़ के पत्र को लिख रही है। तो जब हाथ से और कलम का लगाव बना हुआ है, जुड़ाव बना हुआ है, तो वहां हो जाएगा करण तत्पुरुष, करण हो जाएगा, वो विभक्ति करण मानी जाएगी। और अपादान कब होगा? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें भी से आया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। लेकिन गौर करेंगे यहां जो है पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है और उसका लगाव विच्छेद हो रहा है, लगाव टूट रहा है, दूरी बन रही है। तो जब अलगाव आएगा तो हो जाएगा करण तत्पुरुष। इसके लिए नहीं, अपादान तत्पुरुष। करण होता है लगाव के लिए और अपादान होता है अलगाव के लिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान हो जाएगा, अपादान कारक। और कलम से, रेखा कलम से पत्र लिखती है, ये करण होता है। इतना ध्यान देंगे तो आप करण में अपादान में भेद कर लेंगे। तो अपादान का एक उदाहरण देखिए, देश से निकाला, देश निकाला, देश निकाला का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देश से निकाला हुआ, तो देश से वो अलग हो, इसलिए हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब कि अपने सही मार्ग से वो दूर हो रहा है, अपादान तत्पुरुष। अब आगे है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में उसका का की के होता है, कारक का चिन्ह क्या होता है? संबंध का होता है, संबंध तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा, संबंध तत्पुरुष का चिन्ह होता है का की के, का की के। संबंध तत्पुरुष का चिन्ह होता है का की के। जब हम समस्त पद का विग्रह करेंगे, किसी भी समस्त पद का जब विग्रह करेंगे, अब विग्रह में अगर विभक्ति का की के विभक्ति चिन्ह मिलेगा तो उसे हम कहेंगे संबंध तत्पुरुष। उदाहरण में देखते हैं, देव मूर्ति, देव मूर्ति, देव मूर्ति विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देवता की मूर्ति, देवता की मूर्ति। जब देवता की आ गया संबंध हो गया। फिर आगे है काकी के, उस पर ध्यान देते हैं, काकी के आता है तो बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, संबंध तत्पुरुष। क्षमादान,
क्षमा का दान, क्षमा का दान, संबंध तत्पुरुष। अब इसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष। 1 2 3 4 5 छठवां है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष अब अधिकरण का में होता है चिन्ह पर, में और पर। इसका एक उदाहरण देखते हैं अधिकरण का, दानवीर, दानवीर। इसका विग्रह करिए, जब विग्रह करेंगे दान में वीर, में आ गया, विभक्ति चिन्ह में आया, तो जब विभक्ति चिन्ह में आ रहा है तो हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। इस तरह से मैंने तत्पुरुष के जो 6 भेद हैं, तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं उसको बारी बारी से बता दिया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, उसे ध्यान से लीजिए। देखिए कर्म तत्पुरुष ग्राम लोग यहां लिखा हुआ है, इसका होता है को, इसका चिन्ह यहां देते हैं को, इसको लिख देते हैं ग्रामगत। ग्रामगत इसका विग्रह कर रहे हैं, इधर समझपद सब हो गए, इधर समझपद हो गए, इधर जो है समास के नाम हो गए, इधर उनका चिन्ह हो गया। देखिए ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, को कर्म का चिन्ह है, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। भूख मरा, भूख से मरा हुआ, भूख से मरा हुआ मतलब भूख से मर रहा है, करण तत्पुरुष। खर्च, रा के लिए खर्च के लिए आ गया तत्पुरुष समास। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, से आ गया, देश से अलग हो रहा है तो ये हो जाएगा आवागत तत्पुरुष। देव मूर्ति, विग्रह करेंगे देवता की मूर्ति, देवता की मूर्ति। तो का की के इनमें से कोई एक मिल रहा है, संबंध तत्पुरुष। संबंध का चिन्ह का की के होता ही है। उसके बाद दानवीर, दान में वीर, दान में वीर, तो में आ गया अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इस तरह से आप तत्पुरुष समास के बारे में और उसके भेद के बारे में समझ लो। अब अगला है कर्मधारय समास। अगला समास तीसरे नंबर का कर्मधारय समास। देखिए जो तीसरे नंबर का समास है कर्मधारय समास। इसकी पहचान क्या है? इसमें विशेष्य और विशेषण होता है। 2 पद जो होता है तो एक पद होगा विशेष और दूसरा पद होगा विशेषण, या एक होगा उपमेय और दूसरा होगा उपमान। तो जहां विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय और उपमान दिखता हो वहां होता है कर्मधारय समास। जहां समस्त पद के दोनों पदों में विशेष्य, विशेषण तथा उपमान, उपमेय का संबंध हो वहां होता है कर्मधारय समास। उदाहरण जैसे देखेंगे नीलकमल, नील कमल, इसका विग्रह करेंगे ये हो जाएगा नीला कमल, नीला कमल। अब यहां ध्यान दीजिए नीला क्या है? नीला शब्द विशेषण है। कमल क्या है? ये विशेष हो गया। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। व्याकरण में आप पढ़े होंगे कि जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये हो गया विशेष्य।
तो जब विशेषण और विशेष्य जहां दिखने लगे उसको कहते हैं कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य जब दिखेगा तो उसको कहेंगे कर्मधारय समास। एक उपमाय और उपमेय का देख लीजिए उदाहरण। चंद्रमुख, चंद्र मुख, इसका विग्रह करेंगे चंद्रमुख का। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। यहां मुख का चंद्रमा से उपमा दिया जा रहा है, तो चंद्रमा जो है उपमेय और मुख जो है उपमान हुआ। तो उपमेय उपमान जहां हो जाएगा वहां क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अब अगले जो 3 समास बचे उसको अगले टर्म पर हम लोग पढ़ेंगे, उसका पुनरावृत्ति अगले टर्म पर होगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।